नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओवरव्यू ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का हम लोग ओवरव्यू देखेंगे। इसके अंदर हम लोग आपके एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इकोनॉमी कैसा था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, सोशल फैक्टर्स क्या क्या थे, वो सबको हम लोग एक जगह पे देख लेंगे। देखिए क्या होता है कि यूपीएससी में जनरली इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हम लोग जो बुक्स पाते हैं उसके अंदर मोस्टली इनके कॉन्क्वेस्ट, इनके वॉर्स वगैरह इतना ज़्यादा दिखा है, ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, इसने यहाँ पर अटैक किया, उसने वहाँ अटैक किया, इसने यहाँ लूट खसोट की, वहाँ पे लूट खसोट की। तो हम लोगों को क्या लगता है यही सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं होते। किसी भी एग्जाम को आप लोग उठा के देख लीजिए, यूपीएससी के किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, मोस्टली सोशल फैक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, मिलिट्री फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, इन सब पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ट्रेड फैक्टर्स पे क्वेश्चन पूछे गए, ना कि इन फालतू चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो मैंने इसके लिए उन सबको छोटे 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 करके फटाक से ख़त्म कर दिया। उस पर भी मुझे कमेंट आया था कि इतने छोटे छोटे वीडियोस बनाना। देखिए छोटे वीडियोस इसीलिए बनाया क्योंकि उतना ही बनाना था। ठीक है, उससे ज़्यादा बनाना नहीं था। बेवजह का स्टोरी सुनाना होगा तो मैं एक बुक लेके बैठ जाता हूँ, वो कहते हैं ना दादा नानी वाली कहानी, वो बैठ के सुनाना, वैसा काम करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो वो किसी काम का है नहीं। यूपीएससी के हिसाब से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, जो हमको इंपॉर्टेंट है वही पढ़ो। हर चीज़ पढ़ना नहीं है। दैट इज़ वाई मैं बार बार कहता हूँ कि जो पढ़ना है सिर्फ उतना ही पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए छोटे छोटे वीडियोस बनाए गए थे। एक हाँ, ये भी बात सही है, आप लोग का ये भी जो कमेंट आया था उसमें ये भी था कि भाई आप दो वीडियोस एक दिन में बना के अपलोड कर सकते हैं। यस, मैं बनाता भले हूँ दो वीडियोस तीन वीडियोस एक दिन में। वैसे तो मैं चार पांच वीडियोस बना के एक दिन में अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि एक वीडियो एक दिन में रहेगा तो आप उसको ज़रूर देखेंगे। लेकिन अगर दो वीडियो हो गया, तीन वीडियो हो गया, तो आप एक देखेंगे, दूसरे को टाल देंगे कि मैं कल देखूंगा, परसों देखूंगा। ऐसे वो बैकलॉग बढ़ता चला जाए। मैंने किया है ऐसा, मुझे पता है ना अच्छी तरीके से। दैट इज़ वाई मैं एक वीडियो ही एक दिन अपलोड करता हूँ। और कितना भी बड़ा वीडियो हो, कितना भी छोटा वीडियो हो, एक ही दिन के लिए आएगा वो। एक मतलब एक दिन में ही आएगा वही, उसके सिवा दूसरा वीडियो नहीं आएगा। हाँ, कुछ अगर एम्पेडिंग चीज़ें होंगी तो उसमें ऐड करने के लिए भले आ जाए। ठीक है, चलिए प्रवचन खत्म, आते हैं दिल्ली सल्तनत के ओवरव्यू पे। फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टार्टिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले क्या है, सुल्तानात। ये सल्तनत है ना, सल्तनत में सुल्तान सबसे हेड होता है। ठीक है, सुल्तान, ये टर्म आप लोग को याद रखना है। इस समय आप लोग क्या बोलते हैं, बादशाह वगैरह टर्म नहीं यूज़ करते, किंग वगैरह यूज़ नहीं करते। इसका टर्म का मतलब ये है सुल्तान। ठीक है, तो हम लोग ने देखा था कि एक्सटेंशन में, मोहम्मद बिन तुगलक के एक्सटेंशन में हम लोग देखा था कि वो साउथ तक चला गया था, मदुरई तक चला गया था। मतलब लगभग लगभग पूरा का पूरा इंडिया एक एक्सटेंड हो चुका था सल्तनत के पीरियड में। लेकिन फिर बाद में वो पूरा कोलैप्स हो जाता है। दिल्ली मतलब पूरा दिल्ली के आसपास के रीजन में सिर्फ रह जाता है लोड के दौरान। ठीक है, आई एम सॉरी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। खैर आते हैं, सुल्तान सुप्रीम अथॉरिटी होता था, सुप्रीम अथॉरिटी सुल्तान होता था, और उसके नीचे सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होते थे। ठीक है, तो फर्स्ट इस सुल्तान का एक प्रायोरिटी, मतलब एक जो ये क्या कहते थे, ही इज़ द अमीर एल मोमिन, मतलब ये कैलिफ के जो खलीफा हैं उनके राइट हैंड है या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस तरीके से वो कहते थे। ठीक है, ऐबक के समय मैंने बताया था कि वो कैलिफ को नहीं मानते थे, तो उसके बाद से इस बारे के बाकी जितने भी सुल्तान आए वो सब लोग मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट, खलीफा का नाम खुतबा और प्रेयर्स में क्या बोलते हैं शामिल किया जाता था, कॉइन्स वगैरह पे इंस्क्राइब करवाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, सुल्तान का जो ऑफिस होता है पूरी तरीके से पावर हाउस होता था। इसमें पॉलिटिकल, मिलिट्री, लीगल अथॉरिटी, हर चीज़ इसी के अंदर था। ठीक है, इनफैक्ट चीफ ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस भी होता था। लॉ एंड जस्टिस एडमिनिस्ट्रेट करने का सारा काम इसका होता था। लास्टली यहाँ पे कोई भी क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था। ठीक है, तो इसके वजह से हमेशा हर एक ट्रांसफर ऑफ पावर के दौरान खून खराबा, काटा पिटी, ये सब होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो नायब सबसे पहले सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करता था, जिसके पास लगभग लगभग सुल्तान जैसे ही पावर होते थे। सुल्तान जो भी आज्ञा देता था उसको नायब करवाता था। ठीक है, ये मेन काम होता था। वजीर उसके बाद आता था, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का, जिसको अमीर दीवाने विजारत कहा जाता है, उसका ये हेड हुआ करता। ठीक है, नेक्स्ट आता था मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिसको दीवाने अरीज भी कहा जाता, तो इसके हेड को कहा था अरीज मुमलिक कहा जाता। ठीक है, नेक्स्ट, दीवानी रसालत, इसका रिलीजियस अफेयर्स के ऊपर काम होता था। सॉरी फॉर द डिस्टर्ब, सॉरी दोस्तों, कुछ घर पे इशू है, दैट इज़ वाई बार बार ऐसा डिस्टर्बेंस आप लोग के साथ झेलना पड़ रहा है। एंड मे बी ऐसा वापस से हो सकता है। यस, देयर कैन बी ए क्वेश्चन कि आप लोग ने इसको वाइब्रेट मोड पे क्यों नहीं रखा हुआ है, तो वाइब्रेशन मोड पे मेरा फ़ोन बजता नहीं है, कुछ इशू है इसके साथ, तो दैट इज़ वाई
अभी आप लोग जब क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन करके कुछ पैसे वैसे दोगे तो फिर कुछ अच्छा फ़ोन लिया जाएगा जो वाइब्रेट करेगा। ओके, चलिए आते हैं बैक टू क्वेश्चन, बैक टू द सिलेबस। दीवान रिसालत जो है वो रिलीजियस अफेयर्स से रिलेटेड काम करता था, और इसका हेड जो होता है उसको कहते हैं सद्र, ठीक है, सद्र इसको कहते हैं। बाकी जुडिशियल डिपार्टमेंट का हेड काजी होगा, ये हमेशा काजी ही रहने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है मुस्लिम्स का जो आप जो भी सिविल लॉज वगैरह होता था वो सारे के सारे शरिया पे डिपेंड होता है, ठीक है, मतलब जो सिविल मैटर्स वगैरह अगर आते थे तो शरिया के ऊपर ही कानून के हिसाब से जजमेंट वगैरह पास किया जाता है। हिंदूज के लिए ये कहा गया था भाई हिंदूज का जो पर्सनल लॉ है आप उसके हिसाब से करिए, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू शरिया। तो आप लोग अपने पर्सनल लॉस के हिसाब से काम कीजिए, लेकिन क्रिमिनल लॉस जो सुल्तान बनाएगा उसके हिसाब से होता था, ठीक है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स के कॉरस्पॉन्डेंस, मतलब एक मिनिस्ट्री का दूसरी मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री ऐसे जो काम करने का काम होता था वो दीवान इंशा होता था। दीवान इंशा ये सारे के सारे पोस्ट है, इन सब पोस्ट वगैरह का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वकील दार, ये क्या कहता था आपके पूरे कोर्ट का डेकोरम मेंटेन करने का काम इसी का होता है, ठीक है, कि कैसा रहेगा कोर्ट, कौन कहाँ बैठेगा कैसे वैसे वो सब, ठीक है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो इक्तास में पूरा का पूरा आपका प्रोविंस को डिवाइड करके रखा गया था, ठीक है, मतलब पूरे के पूरे एम्पायर को इक्ताज में डिवाइड करके, मैंने इक्ताजारी सिस्टम बताया था, ठीक है। इसमें ये होता था, इसमें जो हेड होता था उसको मुफ्ती या तो वली कहा था। जनरली ये कोई मिलिट्री ऑफिसर ही होता था जो कि मुफ्ती या वली का एक एडिशनल पोस्ट रखता था। इस ये एक्चुअली एक मतलब सैलरी के बजाय आपको लैंड ग्रांट दे दिया जाता था कि आप उसको मेंटेन कीजिए, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखिए, वहाँ का लैंड रेवेन्यू वगैरह इकट्ठा कीजिए, उसमें से अपना जो पैसा होता है सैलरी वगैरह होता है वो सब आप ले लीजिएगा, उसके बाद जो बच गया वो आप मुझे ट्रांसफर कर दीजिएगा, ठीक है। प्रोविंसेस को शिक और परगना में भी डिवाइड करके, मतलब एक टास्क को शिक और परगना में डिवाइड करके रखा गया था। शिक इस कंट्रोल ऑफ शिकदार, और परगना परगना जो होता था उसको अमील के द्वारा, ठीक है। परगना का जो हेड होता था उसको अमील कहता था, ठीक है। अमीर, ये एक आमिर होता है, ठीक है, एक आमिर होता है, इन दोनों में काम मत कीजिए। आमिर जो होता है वो नोबल होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि जो नोबल्स होते हैं उनको आमिर कहा जाता है। आमिर एक पद है, ठीक है। नेक्स्ट, हर विलेज के ऊपर हर विलेज के ऊपर एक मुकद्दम या चौधरी, इनफैक्ट ये आज भी चला आ रहा है, बहुत सारे पंजाब और हरियाणा के गांव जो जो होते हैं उनके हेड को चौधरी कहा जाता है, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि बड़ा चौधरी बनने आ गया क्या, वैसा कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट है विलेज का जो अकाउंटेंट होता है उसको पटवारी कहा जाता है, आज भी ऐसा ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमी की बात करते हैं तो लैंड को तीन सेक्शन में डिवाइड किया गया था, ये आगे भी ऐसा का वैसा ही रहेगा। इक्ता लैंड जो कि अभी जस्ट मैंने बताया कि इन द पेमेंट ऑफ सर्विसेज के बजाय, जो आपने सर्विसेज दिए उसके पेमेंट के बजाय आपको इक्ता दिया जाता है। खालिसा लैंड, ये ऐसा लैंड होता है जो सुल्तान के अधीन डायरेक्टली कंट्रोल में आता है, ठीक है। तो ये आपका मेंटेनेंस ऑफ द रॉयल कोर्ट वगैरह के काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनाम लैंड, ये रिलीजियस पर्पस के लिए जो किसी को गिफ्ट वगैरह दे दिया जाता था कि कोई अगर रिलीजियस हेड वगैरह है तो उनको दे दिया गया कि भाई लो आपको हम इतनी इतनी जमीन दे रहे हैं, तो वो इनाम लैंड का था, ठीक है। नेक्स्ट, पीजेंट्री 1/3 से लेके 1/5 1/5 1/2 सॉरी 1/5 बोल रहा हूँ, वन मतलब 50% से लेके 1/3 मतलब 33% जिसको कहा था, ठीक है, मेरा मैथ्स थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है। 33% से लेके 50% के बीच में इन लोग लैंड रेवेन्यू देते हैं, ठीक है। हर एक जगह पे सराय बनाए गए थे, आज भी सराय बनाए जाते हैं जिनको हम लोग इन बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इन बोला जाता है। और सराय तो आप लोग जानते होंगे उसको लॉज टाइप जैसा आप कुछ कह सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली रेस्ट हाउस होते थे और ये फ्री ऑफ सर्विस होती थी। यहाँ पे लोग आके, मतलब जो ट्रैवलर्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे रहते थे, आराम से रेस्ट वगैरह करते थे, खाने पीने की व्यवस्था वगैरह रहती थी। जो सर्विसेज होते थे उसके लिए वो अपने हिसाब से पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी सरकार इसको पे करती थी। इस दौरान सेरीकल्चर का बहुत ज़्यादा ये किया गया, सेरीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली करवाया गया, ताकि सिल्क की जो कमी हो वो पूरी हो सके। सेरीकल्चर मतलब सिल्क का रेयरिंग होता है ना, तो सिल्क वर्म की रेयरिंग करके सिल्क का जो बनाना होता है वो सेरीकल्चर कहा जाता है। तो जो आपका सिल्क है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से, तो चाइना ने अपने यहाँ पे बहुत सारे मतलब पैसे वैसे ज़्यादा बढ़ा दिए थे, जो कॉस्ट वगैरह था वो बढ़ा दिया था, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में ये हो गया था कि सिल्क की जो मतलब क्या बोलते हैं इंपोर्ट है वो कॉस्टली हो गई थी। इंडिया में भी ऐसा हो गया था। एंड ये जो यहाँ से जो आए थे दिल्ली सल्तनत से सुल्तान वगैरह, एंड आफ्टर इसके बाद जो अदर मुस्लिम रूलर्स लाइक मुगल्स वगैरह जो आएंगे वो सब लोग सिल्क वगैरह बहुत ज़्यादा पहनते थे। जो नेटिव यहाँ के थे उन लोग कॉटन में ज़्यादा डील करते थे, लेकिन जो मुस्लिम रूलर्स वहाँ से आए थे वो सिल्क ज़्यादा यूज़ करते थे, क्योंकि अरब में बहुत ज़्यादा सिल्क यूज़ की जाती थी।
तो दैट इज़ वाई उन लोगों ने यहाँ पे सिल्क सेरिकल्चर को बहुत ज़्यादा परमानेंट दिया कि भाई यहीं पे उगाओ, बाहर से मंगा नहीं सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है। बंगाल गुजरात ये सब फेमस हो गया, ये सब इतना याद रखने की कोशिश होते हैं। इंडियन टेक्सटाइल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया था, ये सब पता है, ठीक है। रॉयल कारखाना का एस्टेब्लिशमेंट किया था, मैंने बताया था फिरोज शाह तुगलक के दौरान कि वो कारखानों में अपने स्लेव्स वगैरह को एम्प्लॉय क्या करता था, कुछ मतलब 18 40 1,80,000 उसके पास जो स्लेव्स थे उन सबको कारखानों में लगा के रखा था, काम करो और सुल्तान और उसके हाउस होल्ड्स का देख रेख करो, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स और दिनार का प्रोमिनेंस स्टार्ट हुआ खासतौर से अलाउद्दीन खिलजी के बाद। अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ के कॉन्क्वेस्ट वगैरह किए तो वहाँ से बहुत गोल्ड वगैरह मिला, तो उसने गोल्ड कॉइन्स वगैरह को प्रोमिनेंटली मेंटेन करवाया, ठीक है। नेक्स्ट कॉपर कॉइन्स का यहाँ पे लेस नंबर होता चला जाता, ठीक है, मतलब गोल्ड में ज़्यादा अब हो रहा है, अब क्या बोलते हैं, कॉपर वगैरह का चलन पीछे पीछे चला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट तुर्क्स ने बहुत सारे अलग अलग क्राफ्ट जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर और आयरन के स्टेप्स वगैरह बनाना, तलवार बनाने की नई नई तकनीक वगैरह, वो सब आर्मर वगैरह बनाना, ये सब इन लोगों ने ऐड ऑन किया था, ठीक है। और मेटोलॉजी इंडस्ट्री जो थी उसी के हिसाब से ग्रो भी करी थी। नेक्स्ट इस दौरान स्पिनिंग मिल्स वगैरह का उपयोग किया गया फॉर द कॉटन, उसके लिए आप लोग जानते होंगे कि स्पिनिंग मिल्स का उपयोग किया जाता है आपके कॉटन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मतलब कॉटन के क्लॉथ वगैरह बनाने में स्पिनिंग मिल्स वगैरह का यूज़ होता है, ठीक है। पोस्टल सिस्टम इस समय रिले हॉर्सेस की मदद से एंड फास्ट रनर्स की मदद से बनाया गया था। फॉर एग्जांपल ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक अगर किसी को जाना है तो अगर इसका बीच में का डिफरेंस 100 किलोमीटर है तो इन लोग क्या करते थे कि यहाँ से एक व्यक्ति क्या बोलते हैं या फिर घोड़े के ऊपर या फिर बाय वॉक यहाँ से तेजी से भागना स्टार्ट करेगा या घोड़े के ऊपर भागना स्टार्ट करेगा, और उसके पास एक डंडा होगा जिसके ऊपर घंटी लगी होगी, वो घंटी टन 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 बजती रहेगी डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ द हॉर्स या फिर उसका खुद का स्पीड के हिसाब से। तो अराउंड 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के पास कोई दूसरा व्यक्ति रेडी हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ से मुझे आगे लेके रिले लेके जाना है, तो यहाँ से सामान उठाया है उस जगह पे पहुँचाया, फिर वहाँ से दूसरे जगह पे, फिर ऐसे ऐसे क्रम चलता रहता है। सो इट इज़ सेड कि जो सामान पहले 60 दिनों में पहुंचा था अब वो 24 घंटे के अंदर पहुंच जाता है, क्योंकि ये फास्ट रनर्स थे तो फटाफट फटाफट भागते थे एंड क्या बोलते हैं छोटे छोटे ब्रेक्स रहते थे तो फटाक से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सोशल लाइफ की बात की जाए तो मोस्टली आपका पूरा जो सोसाइटी था वो हिंदू सोसाइटी था, तो ये मतलब इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है इस वक्त। सती प्रेवलेंट अभी भी वैसा वैसा पाया जाता है। सेक्लूजन ऑफ वुमेन एंड स्टार्ट हो जाता है, मतलब आपका ये पर्दा सिस्टम भी इनफैक्ट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, अरब्स एंड तुर्क से आपका पर्दा सिस्टम भारत में आता है और मोस्टली जो अपर क्लास वुमेन्स होते हैं उन लोग में ये प्रोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि वुमेन्स बिकम द प्राइज पोजीशन, इनके ऊपर कोई नज़र ना डाले, इनको कोई देखे नहीं, या हमारी जागीर है, इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। तो जो अपर क्लास वुमेन्स होते हैं उन लोग पर्दा प्रथा को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट अपने यहाँ पे मानने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मुस्लिम सोसाइटी अभी भी बहुत ज़्यादा रेशियल एथनिक डिवीजन से घिरा रहता है, इसमें तुर्क्स होते हैं, ईरानियन होते हैं, अफगानिस होते हैं, इंडियन मुस्लिम्स वगैरह होते हैं, लेकिन और इनके बीच में कोई भी इंटर मैरिज जैसा भी चीज़ होता है, दो दे ऑल बिलोंग टू द इस्लाम, लेकिन फिर भी इनके बीच में आपस में शादी वगैरह नहीं की जाती। इनफैक्ट हिंदू नोबल्स वगैरह को तो कोई भी प्रोमिनेंट हाई पोस्ट वगैरह दिया भी नहीं जाता था। हिंदूज को ये कंसिडर किया जाता कि ये जिम्मी से प्रोटेक्टेड पीपल हैं और इनको जजिया देना चाहिए अपने प्रोटेक्शन के लिए, एज ए प्रोटेक्शन में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट था कि आज डोम्स और लॉफ्टी टावर्स इन सब ये इस समय अरब लोगों ने बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा इन्होंने डेकोरेशन विद अरेबिक स्क्रिप्ट, जिसको अरेबेस्क टेक्निक बोलते हैं, ARABESQUE, ठीक है। अरेबेस्क यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये देखिए, अरेबेस्क टेक्निक जो है ये टेक्निक इन लोग ने इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। और डोम और आर्च ये तुर्किश इन्वेंशन नहीं था, जैसा कि कॉमनली समझा था, रोम में पहले से यूज़ किया था, फिर वहाँ से अरब में आया, अरब से फिर इंडिया में आया, ठीक है। इंडियंस लोग आर्च एंड डोम के कॉन्सेप्ट को जानते थे लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, ठीक है, इन लोगों को ये सब ज़्यादा यूज़ करना पसंद नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट लैब और बीम का कॉन्सेप्ट वगैरह ये सब हालांकि चीज़ें इतना याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर मेंस में आपका क्वेश्चन आ जाता है और आपके पास कुछ भी आंसर नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो ये सब फिलर्स आते हैं, ठीक है। आप लोग फिलर्स भर दीजिएगा तो अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। जो जहाँ पे 10 मार्क नहीं, मतलब 7 मार्क मिलने वाला हो तो कुछ नहीं तो 4 मार्क तो मिल ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इन लोगों ने कलर्स वगैरह भी ऐड किए। जनरली इंडिया में आप लोग रेड सैंडस्टोन के यूज़ किए जाते थे, लेकिन इन लोगों ने बहुत सारे कलर जैसे येलो सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन, मार्बल्स वगैरह का यूज़ किया। अरबेस्क टेक्निक बताई दिया मैंने। नेक्स्ट
हिंदू मोटिव्स जैसे आपका स्वस्तिक वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था इनके इसमें मोस्टली क्या होता था कि वहाँ पे टेम्पल्स वगैरह जो पुराने होते थे उनको तोड़ दिया था तो टेम्पल्स की वॉल के ऊपर जो ओम स्वस्तिक वगैरह जो हिंदू मोटिव्स वगैरह थे उन सबको वैसा का वैसा उठा के वहाँ पे यूज़ कर लिया था बिकॉज इट यूज टू लिक, मतलब वो ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा अच्छा लगता था तो उन लोग उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया, उसकी जगह पे आपके मॉस्क वगैरह बनाया गया, जैसे कुवत इस्लाम मॉस्क जो था वो जहाँ पे बनाया गया वहाँ पे बहुत सारे जैन और हिंदू टेम्पल्स थे तो उन लोग को तोड़ के फिर वहाँ पे बनाया गया था। अभी भी वहाँ पे आप दीवारों पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे हिंदू वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, जो अभी तक मिटाया नहीं गया है, ठीक है। नेक्स्ट, तुगलकाबाद एक बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स था जो कि गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। ये सब चीज़ें इतना याद रखने की जरूरत नहीं किसने कौन सा बनाया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन का टॉम बनवाया था। कोटला फोर्ट फिरोज शाह तुगलक ने बनाया जिसके आसपास फोर्ट फिरोज शाह कोटला, ठीक है, आप लोग जानते हैं स्टेडियम, ठीक है। अब उसका नाम चेंज कर दिया गया ना, उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है, वो आपका मेजर ध्यानचंद स्टेडियम रखा गया है, ऐसा कुछ रखा गया, ठीक है, मुझे कुछ याद आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, उसका नाम आपके अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया, ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया, फिरोज शाह स्टेडियम का, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का, ठीक है। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर के दौरान आपके स्लोपिंग वॉल्स, कंबाइंड प्रिंसिपल आर्च, लेंटिल बीम वगैरह यूज़ किया जाता था। ये सब चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है तो फिलर्स है, बस आप लोग याद करके रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लोधीस के दौरान आपके टॉम्स वगैरह हाई प्लेटफॉर्म पे बनाते थे, इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में गार्डन्स के बीच में होते थे। लोधी गार्डन आप लोग जाएंगे दिल्ली में तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। डबल डोम का कॉन्सेप्ट इस दौरान बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली यूज़ किया गया था, जैसे कि मोती की मस्जिद, ठीक है, सिकंदर लोधी ने उसको बनवाया था, ठीक है। म्यूजिक्स की बात करें तो सारंगी और रबाब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली इस समय, ठीक है। अमीर खुसरो जिनको तूतीय हिंद कहा जाता है, वो उन्होंने घोड़ा सानम जैसे राग वगैरह का इंट्रोडक्शन किया। साथ ही इन्होंने कवालिस का सबसे प्रोमिनेंटली मतलब इंट्रोडक्शन कराया गया कि भाई ऐसा कुछ एक नया स्टाइल ऑफ म्यूजिक आया, ठीक है, कवालिस, ठीक है, जो जो कि एक ब्लेंड था किसका, हिंदू एंड ईरानियन सिस्टम का। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सितार का भी इन्वेंशन किया था। तबला पहले कहा जाता था, लेकिन अब हमारे पास साक्ष्य है कि तबला जो है वो पहले से हमारे यहाँ पे था और सितार जो था वो पहले नहीं था, लेकिन वैसा कुछ मिलता जुलता था। लेकिन सितार का अब जो सितार यूज़ किया था उसका पूरा का पूरा इन्वेंशन का श्रेय इन्हीं को दिया था, ठीक है। बट इट इज़ जस्ट अ फैक्ट था, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, राग दर्पण एक हमारा जो काफ़ी सारे राग का नियमावली है वो जो हिंदी में लिखा, मतलब हिंदी में बोला, संस्कृत में लिखा गया है, उसको फिरोज शाह तुगलक के दौरान पर्शियन में ट्रांसलेट कराया गया था, ठीक है। पीर बोधन एक सूफी संत थे, ये भी म्यूजिक के अंदर बहुत इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। नेक्स्ट, राजा मान सिंह ग्वालियर के थे, उन्होंने वो बहुत ही म्यूजिक के लवर थे। नेक्स्ट, मन कौतूहल एक म्यूजिकल वर्क है, इसी समय इसका भी क्या बोलते हैं राइटिंग करवा के लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, लास्टली आता है लिटरेचर के ऊपर, तो इस समय हसन निज़ामी, मिनाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, शम्स सिराज, इन सब ये सब बहुत प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस थे, ठीक है, उस समय सब कोई ना कोई बुक्स वगैरह लिखे हैं, ठीक है। तो बर्नी ने लिखा तारीख फिरोज शाही, मैंने बताया था इनके बारे में, और मिनाज उस सिराज ने लिखा तबकात नासिरी, ठीक है। ये दोनों प्रोमिनेंट है आपके मुस्लिम डायनेस्टी का जो इनिशियल फेज है, मतलब सल्तनत डायनेस्टी की बात कर सकता हूँ। सल्तनत पीरियड का जो पूरा का पूरा फेज है ये इन्हीं के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें यहीं से उठा के ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट, संस्कृत और पर्शियन जो लैंग्वेज है ये एक लिंक लैंग्वेज की तरह दिल्ली सल्तनत में काम करती थी, ठीक है। एक तरफ मौलवी पंडित वगैरह होते थे, मतलब एक तरफ पंडित होते थे, एक तरफ मौलवी होते थे, दोनों जन लिंक की तरह काम करते थे। और ये एक नया नया मतलब डेवलपमेंट की तरह फेज आ रहा है, इसी से आगे चल के क्या बोलते हैं उर्दू एंड हिंदी वगैरह का, हिंदी हिंदुस्तानी वगैरह का इवोल्यूशन होगा, ठीक है। जिया नक्शबी ये क्या बोलते हैं एक क्या बोलते हैं ट्रांसलेटर हैं, एक्चुअली ये राइटर हैं। इन्होंने कुछ संस्कृत स्टोरीज को पर्शियन में ट्रांसलेट करा था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तूतू नामा, ठीक है, बुक ऑफ द पैरट, ये एक पॉपुलर बुक बन के आया, बाद में इसको टर्किश और फिर बने यूरोपियन लैंग्वेज वगैरह में इसको चेंज किया गया। कल्हन ने अपने समय पे लिखा राज तरंगिनी, ठीक है, राज तरंगिनी जियाउद्दीन जैनुल आबादीन के समय पे लिखा गया था कल्हन के द्वारा। ये बहुत ही प्रोमिनेंट हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर के लिए, पढ़ने के लिए, कश्मीर का हिस्ट्री पढ़ना है तो आपको राज तरंगिनी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, इस समय बहुत सारे मेडिसिन म्यूजिक वगैरह के बहुत सारे बुक्स वगैरह थे जो एंशियंट समय पे चले आ रहे थे हमारे यहाँ पे, वो सब कुछ यहाँ पे पर्शियन में हम लोग ट्रांसलेट करवा के लेंगे, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज वगैरह भी बहुत सारे इस वक्त डेवलप होते हैं, जो रीजनल किंग्स वगैरह होते हैं, सुल्तान वगैरह होते हैं, वो इसको प्रोमिनेंटली क्या बोलते हैं
प्रमोट करते हैं, पैटर्नेज देते हैं, ठीक है। जैसे मलादार बसु बहुत ही फेमस, आप लोग जानते होंगे। तो इन्होंने श्री कृष्ण विजय करके एक बुक लिखी हुई है, और मतलब बंगाली में लिखी हुई है। तो इसको इन्होंने मतलब इस समय के जो आपके सुल्तान थे आपके बंगाल साइड के, उन्होंने इनको पैटर्नाइज किया था, और गुलराज खान का इनको तबका भी दिया था, ठीक है। चंद बरदाई, ये हिंदी के फेमस पोएट थे, वो भी इसी समय के थे। नेक्स्ट बंगाली लिटरेचर वगैरह बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली प्रमोट हुआ नुसरत शाह के समय पे, जिन्होंने महाभारत को भी बंगाली में ट्रांसलेट करा है, और भी बहुत सारे बुक्स वगैरह इन्होंने ट्रांसलेट करवाया था। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग को पता होनी चाहिए। इसके सिवा और भी कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो वी विल टेक इट फर्दर, डोंट वरी। एंड बाकी अपने क्वेश्चंस वगैरह आने दीजिए। बहुत सारे बुक्स हैं, सारे बुक्स का यहाँ पे नहीं बात की जा सकते, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे सारी बातें नहीं की जा सकती हैं, नहीं तो फिर ये पता चल 3 घंटे का एक लेक्चर बनेगा। तो बेटर है कि आप लोग को जो डाउट्स लगे वो नीचे पूछते जाए कमेंट्स बॉक्स में, मैं उसको फिलअप करता चला जाऊँगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ कल आप लोग से फिर